कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तंबाकू उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। कथन 2, भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 और न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2। WHO के अनुसार सिगरेट बनाने के लिए सालाना 600 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं, 84 मिलियन टन उत्सर्जन वातावरण में छोड़ा जाता है और 22 मिलियन लीटर पानी सिगरेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जो सालाना लगभग 80 करोड़ किलोग्राम का उत्पादन करता है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, इसलिए कथन 1 गलत है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 4% पुरुषों और 14.2% महिलाओं ने धूम्रपान रहित रूप यानी चबाने वाले तंबाकू और धूम्रपान के रूप में यानी सिगरेट और बीड़ी दोनों का इस्तेमाल किया है। तंबाकू का उपयोग कई गैर संचारी रोगों जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और पुरानी फेफड़ों की बीमारी के लिए एक प्रमुख जोखिम कारण के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के सेवन के कारण होता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। कथन 2, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। कथन 3, सकल घरेलू उत्पाद GDP अनुमानों की गणना के लिए IIP अत्यंत प्रशासनिक बना हुआ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? कथन ऑप्शन 1 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 2 2 और 3, ऑप्शन 3 1 और 3, ऑप्शन 4 1 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 1 और 3 दोनों सही हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक सांकेतिक एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादनों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। यह एक समग्र संकेतक है जो निम्न वर्गीकृत उद्योग समूह की विकास दर को मापता है। अब बात कर लेते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का महत्व। इसका उपयोग नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाता है। त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद GDP अनुमानों की गणना के लिए IIP अत्यधिक प्रशासनिक है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न, कोसी नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कोसी का स्रोत नेपाल में है। कथन 2, कोसी में भारत में अधिकांश मात्रा में गाद और रेत हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल, भारत से होकर बहती है। इसका तिब्बत में स्रोत है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऊपर भाग शामिल है, इसलिए कथन 2 गलत है। फिर यह गंगा के मैदानों में उभरने से पहले नेपाल के एक बड़े हिस्से को बहा देता है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सूर्यकोशी, अरुण, तैमूर। हिमालय की तलहटी से कटी हुई 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती है। कटिहार जिले में करसेला के पास गंगा में शामिल होने से पहले यह नदी उत्तरी बिहार भारत में बहती है, जहां एक वितरिकाओं
में बँट जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत है, इसलिए कथन 2 गलत है। इसे बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर को प्रभावित करती है। उपजाऊ कृषि भूमि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परेशान कर रही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया औपचार, न तो 1 सही है न ही 2 सही है। अगला प्रश्न, औद्योगिक संक्रमण के लिए नेत्र समूह ली IT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, लीड IT इस देशों और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने के लिए कार्रवाई के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सही हैं। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंस्टीट्यूट ट्रांजिशन उन देशों और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लॉन्च किया गया। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। उद्देश्य, लीड IT सदस्य इस धारणा की सदस्यता लेते हैं कि ऊर्जा गहन उद्योग निम्न कार्बन मार्गों पर प्रगति कर सकता है और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में समूह में भारत में डालमिया सीमेंट, महिंद्रा समूह और स्पाइस जेट सहित 16 देशों और 19 कंपनियों की सदस्यता है। उत्सर्जन में लगभग 30% का योगदान करती हैं, इसलिए पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योग क्षेत्र में निम्न कार्बन विकास मार्गों को चलाने के लिए लीड IT जैसे पहल महत्वपूर्ण है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्रहीय पर्यावरण पर पहला वैश्विक अभिसरण 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। कथन 2, 1972 तक किसी भी देश में पर्यावरण मंत्रालय नहीं था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सही हैं। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 को आयोजित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। यह गृह पर्यावरण का पहला वैश्विक अभिसरण था। विशेषतः केवल एक पृथ्वी सम्मेलन में 122 देशों ने भाग लिया। पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन तब हुआ जब पर्यावरण वैश्विक चिंताएं या किसी राष्ट्र के प्रति महत्व को विषय नहीं था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने कभी भी निपटने के लिए पर्यावरण का क्षेत्र शामिल नहीं था। 1972 तक किसी भी देश में पर्यावरण मंत्रालय नहीं था, इसलिए कथन 2 सही है। बाद में नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों ने पर्यावरण के लिए अपने मंत्रालय स्थापित किए। 1985 में भारत ने पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना की। स्टॉकहोम सम्मेलन में समकालीन पर्यावरण युग की शुरुआत की। पर्यावरण संकट पर आज के कई सम्मेलन स्टॉकहोम घोषणा में अपने मूल का पता लगाते हैं। जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC, मरुस्थलीय का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह गैर कृषि क्षेत्र में देश भर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा प्रदान करता है। कथन 2, यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है। कथन 3, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नोडल एजेंसी हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन 1 1 और 2, ऑप्शन 2 2 और 3, ऑप्शन 3 1 और 3, ऑप्शन 4 1 2 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 1 और 3।
प्रधान PMEGP सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए कथन 2 सही है। राष्ट्रीय स्तर खादी और ग्रामोद्योग आयोग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। राज्य स्तर KVIC निर्देशालय राज्य खादी और ग्रामोद्योग, जिला उद्योग और बैंक कार्य करता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति स्वयं सहायता समूह, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन, सरकारी समितियों और चैरिटेबल ट्रस्ट पात्र है। मौजूदा इकाइयों और इकाइयों जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजनाओं के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, वो पात्र नहीं हैं। PMEGP के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। यह योजना 5 दिवसीय वर्षों के लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी अनुमानित रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके देश भर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान या पैदा करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3, 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अपने प्राथमिक दर्पण के रूप में एक तरल आमतौर पर पारा का उपयोग किया जाता है। कथन 2, भारत का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दुनिया में कहीं भी संचालित एकमात्र दर्पण दूरबीन है। कथन 3, भारत का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्थापित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कथन ऑप्शन 1, 1 और 2, ऑप्शन 2, 2 और 3, ऑप्शन 3, 1 और 3, ऑप्शन 4, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1, 1 और 2 सही हैं। एक तरल दर्पण दूरबीन जैसा उसके नाम पर पता चलता है कि उसे प्राथमिक दर्पण के रूप में एक तरल का उपयोग करता है, न कि एल्यूमिनेटेड ग्लास। तरल आमतौर पर पारा एक दर्पण डिश में डाला जाता है। दर्पण घूर्णन 2 मूल रूप बल बनाता है जो पारे का कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण और जड़ता है, इसलिए कथन 1 सही है। हिमालय में 2450 मीटर की ऊंचाइयों से क्षुद्रग्रहों, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करने वाले भारत के पहले तरल दर्पण दूरबीन ने अपना पहला प्रकाश देखा है। यह अब कमीशनिंग चरण में प्रवेश कर चुका है। अक्टूबर 2022 तक वैज्ञानिक अवलोकन शुरू कर देगा। यह नैनीताल, उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के देवस्थल वेधशाला के परिसर में स्थापित किया गया है, इसलिए कथन 3 गलत है। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया में कहीं भी संचालित होने वाला एकमात्र लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह विशेष रूप से खगोलीय उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए जाने के लिए विश्व स्तर पर पहली तरल दूरबीन होने का अनूठा टैग भी धारण करेगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 1, 1 और 2 कथन सही हैं। अगला प्रश्न, सीग्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर खोजा गया 180 किलोमीटर लंबा समुद्री घास दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। कथन 2, भारत में समुद्री घास विशेष रूप से मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडल में पाई जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। फिल्डर्स यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने एक समूह द्वारा सार्क वे में रिवन वीड या पॉलिसडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि पौधा 4500 साल पुराना है, बांझ है, अन्य समान पौधों की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी है। यह उथले सार्क खाड़ी में अस्तित्व वातावरण में बचने में कामयाब रहा है। समुद्री घास का अस्तित्व ज्ञात था कि यह एक अकेला पौधा नहीं था, क्योंकि समुद्री घास पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अगर इससे कुछ कठोर
तो यह जलवायु परिवर्तन के खतरे में बड़ी दुनिया में सभी के लिए अच्छी खबर है। भारत में समुद्री घास, कई तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुमध्य में पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के छोटे जीवों को घर होने के अलावा सीग्रास तलछट को फंसाता है और पानी को मैला होने से रोकता है, वातावरण से कार्बन को अवशोषित करता है और तटीय संरक्षण को रोकता है। इसलिए प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3, 1 और 2 कथन सही है। अगला प्रश्न, एयरबैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में जनवरी 2021 में सभी वाहनों पर डुअल एयरबैग चालक और यात्री अनिवार्य हो गए। कथन 2, एयरबैग सवारों को स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, फ्रंट ग्लास और ऑटोमोबाइल के अन्य हिस्सों के संपर्क में आने से रोककर ट्रिगरों के प्रभाव को कम करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। एयरबैग सवारों को स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, फ्रंट ग्लास और ऑटोमोबाइल के अन्य हिस्सों के संपर्क में आने से रोककर टकराव के प्रभाव को कम करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। जनवरी 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा है कि 8 यात्रियों तक ले जाने वाले मोटर वाहनों में रहने वाली सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मैंने अब कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना की मंजूरी दे दी है। तब किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। इस जनवरी से सभी वाहनों पर डुअल एयरबैग अनिवार्य हो गए हैं। 1 जनवरी 2019 से सभी यात्री वाहनों के लिए ड्राइवर एयरबैग अनिवार्य कर दिया है, इसलिए कथन 1 गलत है। वाहनों की M1 श्रेणी के में अतिरिक्त एयरबैग का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य आगे और पीछे दोनों डिब्बों में रहने वालों के लिए फ्रंट और लेटरल टक्करों के प्रभाव को कम करता है। प्रस्ताव के अनुसार 2 साइड और साइड टॉर्सो एयरबैग और 2 साइड कार्टेन या ट्यूब एयरबैग सभी आउटबोर्ड यात्रियों को कवर करना अनिवार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा स्टालिन जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादियों ने प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना से स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरों को हरी झंडी दिखाई है। बांध अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है। इसे 2 रन ऑफ द रिवर योजना के संयोजन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है और इसमें टैगोन और ट्री नदियों पर कंक्रीट ग्रेविटी बांधों का निर्माण शामिल है। परियोजना क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के सबसे समृद्ध और जैव भौगोलिक प्रांत और दुनिया के मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में से के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश में है एटालीन जल विद्युत परियोजना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कूऐप पर, मौज ऐप पर और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है कामयाबी तक। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802772612। वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक करें, अपने दोस्तों को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कर दें सोशल मीडिया। कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबा दें, ऑल पर भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो।